नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये वीडियो मैं उन मित्रों के लिए लेकर आया हूं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन करना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। अभी तो 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद, जिनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है, लेकिन आशा की जाती है कि भविष्य में जल्दी ही कोई भर्ती आपको देखने को मिले। तो हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में उन बेसिक जानकारियों के बारे में कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो आधार लिया है वो पिछला नोटिफिकेशन लिया है, क्योंकि आधिकारिक सूचना वहीं से मिल सकती है और बहुत सारी अलग अलग जगह से आपको सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन कुछ सही हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। इसलिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आधार बनाकर मैं सही सूचना आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत में, इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे वैकेंसीज आने की संभावना के बारे में, कब तक आ सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन 2018 का केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया और ये आपको मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट पर, जो कि यहाँ पर मेंशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in। इस पर आप जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा सभी पोस्ट की, जो उनकी योग्यता है, जो उनकी एज क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करूँगा, आपको इस नोटिफिकेशन के द्वारा आपको समझाऊँगा कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आपको ज़रूरी हैं, या आपकी एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी जो योग्यता वाले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये फॉर प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है टीचिंग पोस्ट का। तो जो लोग टीचिंग पोस्ट पे एक्सपीरियंस रखे होते हैं उनको ये सारी बेसिक नॉलेज पता ही होती हैं। मैं बात करूँगा पीजीटी से। तो देखिए, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ये है हमारा ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं और ये आपको देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीजीटी की पोस्ट निकलती हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन सभी के लिए एक कॉमन योग्यता ये है कि मास्टर डिग्री आप होने चाहिए आप कंसर्न सब्जेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट 1 to 10। इसमें 11 नंबर जो यानी कंप्यूटर साइंस है वो छोड़ा है अभी, उसके बारे में अभी मैं बाद में बात करूँगा। तो देखिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। पीजीटी हिंदी के लिए आप मास्टर डिग्री हिंदी या संस्कृत, दोनों में से कोई भी चलेगा, विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। आपको ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप हिंदी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मास्टर डिग्री या तो हिंदी में की हो या संस्कृत में की हो, लेकिन साथ ही आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत से एमए किया है तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स है, इसमें आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी भी एक में आपने मास्टर डिग्री की हो। और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों ही एलिजिबल हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तीनों एलिजिबल हैं। पीजीटी कॉमर्स, देखिए पीजीटी कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स ये एलिजिबल हैं। हाउएवर, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। इन्होंने कहा है कि आप एमकॉम अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप पीजीटी कॉमर्स के लिए केवल आपकी मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। फिर आते हैं पीजीटी मैथ्स। तो पीजीटी मैथ्स में देखिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स,
ये दोनों ही एलिजिबल हैं। पीजीटी बायो में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से किसी एक अपने सब्जेक्ट में अपने मास्टर डिग्री की हो और साथ ही आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ी हुई हो, तो आप पीजीटी बायो के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी हिस्ट्री के लिए केवल हिस्ट्री है, तो आपने मास्टर डिग्री हिस्ट्री में की होनी चाहिए, तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल होंगे। पीजीटी ज्योग्राफी, आपने मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में की हुई होनी चाहिए। ये थी पीजीटी की योग्यताएं। और देखिए यहाँ पर अगर एज क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 40 ईयर्स है। जनरल की जो एज है पीजीटी के लिए वो 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अगर आप देखें तो एक जनरल कैंडिडेट की एज 40 ईयर्स तक यहाँ पर मान्य है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इसके अलावा आपको ज़रूरी है पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री के अलावा आपको ज़रूरी है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। आप दोनों ही माध्यम में यानी हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही आपने बीएड किया होना चाहिए या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पीजीटी के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवल कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी सभी में पीजीटी में बीएड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके अलावा नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल, यानी जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए बीएड किया हुआ होना चाहिए, स्पेशल बीएड नहीं है मान्य। ठीक है, अब देखें, अब आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने बताया कि वो थोड़ा सा अलग है। इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आप चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, जैसे एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए किसी भी एक में, या तो बीई और बीटेक किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा या तो ये किया होना चाहिए बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस में। अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए कि बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर बीई और बीटेक किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कंप्यूटर में है तो भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है या एमसीए किया है और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी आपने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने की है या बीसीए किया है और इक्विवेलेंट कोई भी किया है एंड इसके साथ ही, यानी आपने बीएससी की है, बीसीए किया है और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी की है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है और उसके साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर अगला है बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपने डोएक से बी लेवल का सर्टिफिकेट लिया है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा या फिर सी लेवल फ्रॉम डोएक से सी लेवल किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो यहाँ से अगर आपने ये सी लेवल डोएक किया है और ग्रेजुएशन किया है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही माध्यम में आपको ये आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी सब्जेक्ट्स में बराबर लागू होता है, सिर्फ हिंदी को छोड़कर। हिंदी में आप हिंदी में केवल पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पढ़ाने का आपको
अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप बीएड हैं तो इसका आपको वरीयता मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, बाकी आवश्यक नहीं है। ये बीएड आपको कंप्यूटर साइंस में आवश्यक नहीं है। अब आते हैं टीजीटी पर। तो ये आप समझ गए होंगे कि पीजीटी, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स की ये योग्यताएं हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है किसी भी योग्यता के बारे में तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन अपना भेजिए, मैं उसके बारे में आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। तो ये जो टीजीटीज़ हैं, टीजीटी में आपको देखो इंग्लिश की पोस्ट मिलेगी, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें देखिए आपको जो नीचे वाली 3 पोस्ट हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ये पोस्ट ऐसी हैं कि टीजीटी पोस्ट होती हैं और इनका प्रमोशन नहीं होता है। बाकी सभी पोस्ट में आप अगर टीजीटी हैं तो आप पीजीटी भी बन सकते हैं, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल आप बन सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट हैं इनमें प्रमोशन नहीं है। स्केल लगता रहता है, सीनियर स्केल लगता रहता है, लेकिन आप इसमें प्रमोट नहीं होंगे। यानी कि इसमें इन सब्जेक्ट्स में पीजीटी की पोस्ट नहीं होती है। तो देखिए अब इनके क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। पहले एज देख लेते हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए एक जो एज का क्राइटेरिया है वो है 35 ईयर्स। तो यदि आप 35 ईयर्स से कम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस की। देखिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 6, यानी 1 to 6 इंग्लिश से लेके मैथ्स तक, ये जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, इनके लिए थोड़ी अलग योग्यताएं हैं। पहले हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री आपने की हुई होनी चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, NCERT से, और कम से कम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट यानी औसत मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, अथवा या फिर इसके अलावा तो ये है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में मतलब टोटल आपका ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए, साथ ही उस कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। आपके ये अलग हो सकता है कि आपके फर्स्ट ईयर में कम हो, सेकेंड ईयर में ज़्यादा हो, लेकिन जो फाइनल आपका है उसमें एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको किस किस पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए केवल आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, आपने बीए में यानी ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 2 साल पढ़ी और 3rd ईयर आपने छोड़ दी, 3 साल आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अब आते हैं हिंदी पर। टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, टीजीटी हिंदी के लिए भी इंग्लिश की तरह आपने हिंदी 3 ही साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। केवल 2 साल पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए 3 साल आपके पास हिंदी होनी चाहिए। इसके बाद टीजीटी एसएसटी। तो टीजीटी एसएसटी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है। देखिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से तो कोई एक अवश्य पढ़ा हो, यानी हिस्ट्री पढ़ी हो या ज्योग्राफी, और उसके साथ कोई एक और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे आपने हिस्ट्री किया, हिस्ट्री से बीए किया है और साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स है, आप एलिजिबल हैं टीजीटी एसएसटी के लिए। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और फिर इकोनॉमिक्स किया है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स है, तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तब भी आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास अवश्य होना चाहिए। अब आते हैं टीजीटी साइंस पर। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए।
ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें से ये सारे सब्जेक्ट से आप किया हुआ है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। संस्कृत के लिए आपने 3 साल बीए में संस्कृत पढ़ी हुई हो। और टीजीटी मैथ्स के लिए, अब देखिए टीजीटी मैथ्स के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथ्स इन विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपने कोई से 2 इनमें से सब्जेक्ट और पढ़े होने चाहिए मैथ्स के साथ, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने इसमें पढ़े हुए होने चाहिए, तो टीजीटी मैथ्स के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बीएड किया हुआ होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है वो भी मान्य है। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2, आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया हुआ होना चाहिए अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको दोनों ही माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको पढ़ाने में आप सक्षमता होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, वरीयता दिलाएगा। ठीक है, अब ये हो गई टीजीटी के लिए जो सारी योग्यताएं मैंने आपको बता देंगे, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। एज मैंने बता दी 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन भी होता है कैटेगरी वाइज, वो हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं टीजीटी PNHE और AE और WE, यानी फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, और WET वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए टीजीटी PNHE के लिए एसेंशियल है क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। आपने बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में किया है तो आप एलिजिबल हैं। और टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए 5 year रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट। 5 साल का जो डिप्लोमा होता है ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में, वो हो सकता है, अथवा इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हो तो आप आर्ट एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ा सकें। और साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये आर्ट एजुकेशन की क्वालिफिकेशन हो गई। देखिए एज क्राइटेरिया सेम है जो टीजीटी का है, वही इनका सभी का 35 ईयर्स है। और टीजीटी WE वर्क एक्सपीरियंस के लिए देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। 3 years डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग from an institution recognized by state government of India. The minimum qualification for admission to the diploma course should be at least higher secondary. हायर सेकेंडरी के बाद जो डिप्लोमा होते हैं उनमें से कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी किया होना चाहिए, उसके बाद आपके पास इनमें से कोई डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रिकल्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल हैं। नंबर 2, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये सेम है। और डिज़ायरेबल 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप, ये आप अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें वरीयता दी जाएगी आपको। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपको आवश्यक है। ये पोस्ट हो गई टीजीटी। अब बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। देखिए लाइब्रेरियन के लिए क्या योग्यता है, एज वही है 35 ईयर्स, एज 35 ईयर्स है। और क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री की है या तो ये होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट आप हैं और साथ में ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में हैं, साथ में आपने डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं। और वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश,
तो हिंदी और इंग्लिश में आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी की योग्यता हो गई। अब आते हैं प्राइमरी टीचर। देखिए प्राइमरी टीचर की एज जो है, एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है। ये आप देख सकते हैं 30 ईयर्स। ये जो एज क्राइटेरिया मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट्स के हिसाब से है। अभी जो रिलैक्सेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। अब इसकी योग्यता देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए एसेंशियल 1, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सीनियर सेकेंडरी आपने किया होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में साथ में किया है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही सीनियर सेकेंडरी आपने किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। देखिए 50% मार्क्स का तो सब जगह है, आप तो समझ लीजिए कि 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड 4 ईयर बैचलर इन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने 4 साल का BLED किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 12th के बाद 4 साल का BLED करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है और सीनियर सेकेंडरी आपने किया है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स हैं एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन और BEd किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टार लगा दिया है, अगर आप देखेंगे तो स्टार इसलिए लगाया है कि ये BEd पहले एलिजिबल नहीं थे, लेकिन इसको हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5 provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। यहाँ ये कहा गया है कि पहले देखिए BEd वाले एलिजिबल नहीं होते थे प्राइमरी टीचर्स के लिए, लेकिन अभी BEd को एलिजिबल कर दिया है। लेकिन साथ में ये एक शर्त रख दी है कि आप 2 साल में अपने अपॉइंटमेंट के 2 साल के भीतर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो 6 महीने का होगा, तभी आप आगे अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरा इसमें है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें CTET आपने किया होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने में सक्षमता होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये प्राइमरी टीचर्स की योग्यता हो गई। इसके अलावा आप आता है प्राइमरी टीचर म्यूज़िक। अगर प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, आप 50% मार्क्स से सीनियर सेकेंडरी किया हुआ होना चाहिए अथवा इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स। अगर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आपने बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक, अगर आपने म्यूज़िक में बैचलर डिग्री की है और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने बैचलर डिग्री म्यूज़िक में की है। कम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वो सभी में है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारी जो TGT की योग्यताएं, प्राइमरी टीचर की योग्यताएं हो गई। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, ख़ासतौर से फीमेल कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है कि उनको भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है। देखिए इसमें कौन कौन से किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिलैक्सेशन दिया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी SC और ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। सभी जो भी मैंने आपको बताया, जैसे PGT में अगर 40 ईयर्स है तो 45 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC में 3 ईयर्स का आपको छूट मिली है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़ के सारी पोस्ट में आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है सारी फीमेल को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हों।
ऑल कैटेगरी, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, आप सबको 10 साल का एक छूट मिलती है। यानी अगर आप 30 ईयर्स की जो एज है प्राइमरी टीचर के लिए, तो केवल पुरुष अभ्यर्थी 30 साल तक भर सकते हैं जनरल कास्ट के, लेकिन जनरल कास्ट की लड़कियां यानी फीमेल जो है कैंडिडेट, वो 40 साल तक PRT का फॉर्म भी भर सकती हैं। ठीक है। और KVS एम्प्लॉय के लिए नो एज, वो कोई अगर KVS का एम्प्लॉय है और वो जैसे कोई सब स्टाफ बता रहा हो प्राइमरी टीचर के लिए करता है या प्राइमरी टीचर TGT के लिए करता है, तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है, वो कभी भी कर सकता है। और देखिए कैंडिडेट्स विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको 5 साल जनरल के लिए, 10 साल SC ST के लिए और 8 साल OBC के लिए छूट दी गई है। पर्सन विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। पर्सन विद डिजेबिलिटीज़, अगर कोई दिव्यांग है तो उसको 15 साल SC ST के लिए, OBC में 13 साल और जनरल में 10 साल की छूट मिलती है दिव्यांग लोगों को। इसमें इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग फीमेल स्टाफ, फीमेल कैंडिडेट भी हैं। तो एक्स सर्विसमैन जनरल 5 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन OBC 8 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 10 साल की छूट है। तो ये था दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब आपको, मुझे लगता है कि एज के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट है, खासतौर से फीमेल कैंडिडेट है, तो जो जितनी भी एज दी गई है विज्ञापन में, उसमें 10 ईयर्स आप ऐड कर लीजिए, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जनरल के हैं, जनरल की एज मैंने बता दी। PGT के लिए 40 साल, TGT के लिए 35 ईयर्स और PRT के लिए 30 ईयर्स, लेकिन वहीं महिलाएं इन सभी में 10 ईयर्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके योग्यता के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में, पेपर के प्रारूप के बारे में, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या कैसा पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या सिलेबस रहता है और कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब आएगी। ये बहुत ही ऐसा सवाल है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं और बहुत उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए और उनकी तैयारी शुरू हो। तो देखिए दोस्तों, तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जब आती है तो 1-2 महीने का टाइम मिलता है और उसमें आपको सारी तैयारी करनी होती है। इसलिए खासतौर से जो PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट को अभी तैयार करते रहिए। जो जनरल पेपर है वो बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपना सब्जेक्ट पूरे अच्छे तरीके से कवर कीजिए। तो मैं यहीं तक, और हालांकि जो वैकेंसी है, वैकेंसी कब आएगी इसके लिए अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी KVS में आती हैं वो अक्सर 1.5-2 साल में आ ही जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये सब डिले हो गया। और जो वैकेंसी आती हैं KVS में वो अक्सर जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनके ट्रांसफ़र्स के बाद आती हैं। तो ट्रांसफ़र अभी टीचर्स के हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रिंसिपल पोस्ट के ट्रांसफ़र चल रहे हैं। वो अभी जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बाद वैकेंसी आएंगी। लेकिन आप सब लोग तैयारी करते रहिए और अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने इसका यहाँ पर वीडियो में कमेंट में आप लिख दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उन डाउट्स को कवर करूं और आपको सही जानकारी दे पाऊं। साथ ही मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा आपका सिलेबस, आपका पेपर का प्रारूप। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।